तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने कहा था कि बीते कुछ दिनों में जो हमने पढ़ा है, यानी कि पिछले क्लास में जो हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा है, जो चैप्टर पढ़ा है, उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए रात 8 बजे लेकर के आऊंगा। और फाइनली आप सभी लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी क्वेश्चन को मैं आपके सामने ला करके रख दिया हूं। आज हम फाइनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय पढ़ा था, जैसे 20 के दांत पढ़े थे, भारतीय चित्रपट के बारे में पढ़े, और भी जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप सभी लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग इस क्लास को शुरू होने से पहले अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने दोस्तों को इस क्लास में बुला लें। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सभी लोग अपने दोस्तों को बुला लीजिए ताकि आज के क्लास में ना मजा आ जाए, क्योंकि आज का क्लास इतना धमाकेदार होना चाहिए, आज का क्लास इतना मजेदार होना चाहिए ना कि लगे कि भाई हिंदी का क्लास अगर कोई हो रहा था तो टारगेट बोर्ड के चैनल पे हो रहा था, टारगेट बोर्ड क्लास 9 के चैनल पे हो रहा था। तो सभी लोग एक बार दबा के इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए और अपने अपने मित्रों को बोल दीजिए कि भाई वन शॉट चल रहा है। यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, देखिएगा, यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे कि वन शॉट ऑब्जेक्टिव का है ना, ऑब्जेक्टिव का एकदम वन शॉट, यानी कि एक ही क्लास में जितने सारे हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा टोटल समापन कर देंगे। हम लोगों ने बहुत सारा चीज पढ़ा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, है ना। एक शायरी है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज की इस क्लास में हम सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और 146 बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस क्लास में जुड़ चुके हैं, और उम्मीद करते हैं और एक आशा करते हैं कि आप सभी लोग 200 प्लस बच्चा इस क्लास में, इस लेक्चर में जोड़ेंगे और इस क्लास को काफी ज्यादा मजेदार बनाएंगे। तो दबा के ना, अगर आप सभी लोग का प्रयास रहा तो एक एक शेयर भी, यानी कि एक एक बच्चा को, एक एक दोस्त को अपने पास बुला के लाइएगा ना, ज्यादा बिल्कुल नहीं, एक दोस्त को बस बोलना है कि भाई क्लास में तुम आ जाओ, ठीक है। एक जो अगर बच्चा जुड़ जाता है तो 200 प्लस का आंकड़ा हम लोग क्रॉस कर लेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार दबा के कर दीजिए शेयर, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, जल्दी से आप सभी लोग लाइक करिए, ठीक है। क्लास 10 का बैच कब स्टार्ट होगा? पहले क्लास 9 तो खत्म हो जाए भाई। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत सारे बच्चों का भर भर के प्यार आ रहा है, भर भर के कमेंट आ रहा है। तो मैंने आप सभी लोगों को एक बात बोली है कि प्लीज आप सभी लोग एक एक बच्चा को, बस एटलीस्ट एक बच्चा को जोड़ना है, अपने एक मित्र को जोड़ना है, एक मित्र को बुलाना है, बोलना है कि भाई तुम चल ले क्लास 9 के चैनल पे चल, तुम्हारा हिंदी कंफर्म 95 200, यानी कि 95 से 100 के बीच में तुम्हारा अंक अगर नहीं रहेगा फिर तुम जो बोलना सो। अभी तो हिंदी है, हिंदी ग्रामर अभी पढ़ना बाकी है आप सभी लोगों को। तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार दबा करके इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुमित यादव, इंडियन आर्मी, पापा की लाडली बेटी, सभी को गुड इवनिंग मेरे तरफ से, ठीक है। चलिए, बहुत बेहतरीन। इसी तरीके से हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि इस क्लास को दबा करके शेयर कर दीजिए ताकि 200 प्लस का जो आंकड़ा है हम लोग क्रॉस कर पाए, ठीक है। चलिए, ये आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि 200 का आंकड़ा आप सभी लोग क्रॉस कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज थोड़ा सा आप सभी लोग देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज, हम सभी लोगों ने चौथा नंबर चैप्टर और 5वां नंबर चैप्टर, चौथा और 5वां नंबर चैप्टर आप सभी लोगों ने पढ़ा था। बाकी का पहला, दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है आप सभी लोगों को प्रिंस सर के द्वारा पढ़ाया गया था, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा नंबर चैप्टर प्रिंस सर के माध्यम से पढ़े थे, और चौथा और 5वां चैप्टर, चौथा चैप्टर जो था क्या था, लाल पान की बेगम, और 5वां नंबर जो हमारा चैप्टर था वो था भारतीय चित्रपट, ठीक है, मुख से संवाद फिल्मों तक। तो हम लोगों ने चौथा और 5वां नंबर अध्याय पढ़ा था, और चौथा 5वां नंबर अध्याय को बिल्कुल अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव, थ्योरी, कहानी, जो भी चीजें थी, निबंध, सब कुछ क्लियर कर लिए थे। फाइनली आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में चलेंगे, और ऑब्जेक्टिव ही इस तरीके से नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर चीजों को बता करके हम पार करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग डीपली समझते चलेंगे ताकि एग्जाम वाला जहां से तू क्वेश्चन दे, एग्जाम वाला को चैलेंज कर देना है कि तू भाई तू जहां से क्वेश्चन दे हम छोड़ेंगे नहीं।
तू जहां से भी क्वेश्चन दे दे, ठीक है, हम नहीं छोड़ने वाले, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए, और हिंदी में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में आपका ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। और यही कॉन्फिडेंस आपको टारगेट बोर्ड पर देखने को मिलेगा। यही कॉन्फिडेंस के लिए बच्चे टारगेट बोर्ड पे आते हैं, और यही कॉन्फिडेंस के लिए टारगेट बोर्ड के द्वारा अच्छे अच्छे शिक्षा को बच्चों के लिए लाया जाता है, ठीक है। तो चलिए दबा के कर दीजिए एक बार शेयर। चलते हैं हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, सबसे पहला नंबर हमारा क्वेश्चन होता है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म है वो कहां हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म है कहां हुआ था, आप सभी लोगों ने पढ़ा था। फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? तो हम लोगों ने पढ़ा था लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम, ठीक है। लाल पान की बेगम कहानी पढ़ा था, तो उसके जो कहानीकार थे ना वो फणीश्वर नाथ रेणु जी ही थे। लाल पान की कहानी का जो बेगम है उसके जो कहानीकार है ना वो फणीश्वर नाथ रेणु ही जी थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 मार्च 1921 ईस्वी को। 4 मार्च 1921 ईस्वी को कहां में हुआ था? कहां में हुआ था? तो ये कहां हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अररिया। कहां में? अररिया जिला में। कहां में हुआ था? अररिया जिला में, ठीक है। कहां में? अररिया जिला में। इनकी जो शिक्षा हुई थी वो भी अररिया जिला से हुई थी, और दूसरा जो हुआ था वो इनका नेपाल से हुआ था। आप सभी लोगों ने पिछले क्लास में भली भांति इन सब चीजों को पढ़ा है, ठीक है। आप सभी लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ए, चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले बताने से पहले आप सभी लोग का एक बार आंसर का इंतजार कर लेंगे, आप सभी लोग बताते चलिएगा, ठीक है। एक बच्चे पूछ रहे हैं आपका क्या नाम है सर? मैं 2 चैप्टर खत्म कर चुका हूं हिंदी का, इनको अभी पता नहीं है, लेकिन फिर से मैं बता दूं, मेरा जो नाम है वो कुंदन है। क्या है? कुंदन, ठीक है। चलिए, तो खैर हम लोग इस चीज पर ध्यान न देते हुए हम लोग इस पे ध्यान देंगे। चलिए बढ़िया, पहला का ए नंबर ऑप्शन 4 मार्च 1921। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए आ गया वहां के, उनका जो जन्म हुआ था किस जिला में हुआ था। मैंने आपको पहले पढ़ाया, अब भी जस्ट क्वेश्चन में करवा दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप सभी लोग ना बिल्कुल डीपली एकदम गहराई से पढ़ते चलेंगे चीजों को, तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगे। एक बच्चे लिख रहे हैं कौन कौन बगल में बुक लेके बैठल है हमरे तरह? बबुआ, चलिए उनका जो जन्म हुआ था किस जिला में, उनका मतलब किनका? अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो चौथा नंबर चैप्टर है जिसमें लाल पान की बेगम, और उनका जो है, उनका कहने का अर्थ है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो जन्म हुआ था किस जिले में हुआ था? तो मैंने अभी पढ़ा कि अररिया जिला में। कहां हुआ था? अररिया जिला में। अररिया जो है बिहार का एक जिला है। अररिया क्या है? बिहार का एक जिला है। बिहार का एक जिला है अररिया, और यही जो है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। अभी आप सभी लोगों ने पढ़ा कि इनकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई थी, इनकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई थी वो अररिया से ही हुई थी, ठीक है। अररिया के फारबिसगंज से। कहां से? अररिया के फारबिसगंज से इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई थी। अररिया के फारबिसगंज से इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई थी। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से समझाते हुए चलेंगे। तो अररिया के फारबिसगंज में हुई थी, जबकि इनकी जो माध्यमिक शिक्षा जो हुई थी प्यारे बच्चों, इनकी जो माध्यमिक शिक्षा हुई थी वो हुई थी नेपाल के विराटनगर से। कहां से? नेपाल के विराटनगर से। अगर आप सभी लोगों को याद होगा, तो मैंने बताया था कि जो विराटनगर है वो जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। याद है ये चीज? मैंने आपको बताया था कि विराटनगर जो है नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से। अब पूछेंगे कि सर जी पहला नंबर कौन है? जब विराटनगर दूसरा नंबर है तो पहला नंबर कौन है? तो पहले नंबर पे जो आता है वो आता है काठमांडू। पहले नंबर पे आता है
काठमांडू। और काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी भी है। काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी भी है। तो याद रखिएगा। देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कितना सारा चीज निकल रहा है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना कि पहला दूसरा ए बी सी डी करके निकल रहे हैं, है ना। वैसे बिल्कुल नहीं करना, वैसे बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। सपोज मान लिया जाए कि एग्जाम में हमारा ये क्वेश्चन ना पूछ करके अगर हमारा ये वाला क्वेश्चन पूछ दे तो कि नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बन पाएंगे वो सब चीजों को हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो उनका जन्म जो हुआ था किस जिले में हुआ था, अररिया। अररिया जो है बिहार में आता है। और इनका जो प्राथमिक शिक्षा हुआ था वो अररिया से हुआ था, अररिया के फारबिसगंज से हुआ था। और इनका जो माध्यमिक शिक्षा हुआ था नेपाल के विराटनगर से हुआ था। विराटनगर जनसंख्या घनत्व में दूसरा सबसे बड़ा शहर है, पहला नंबर पर काठमांडू आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। उनकी मतलब फणीश्वर नाथ रेणु की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। अभी आप सभी लोगों ने पढ़ा कि प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी वो अररिया में हुआ था। कहाँ में हुआ था, अररिया। अररिया के फारबिसगंज में हुआ था। अररिया के फारबिसगंज में हुआ था। हैप्पी बर्थडे सर। अरे भाई मेरा कोई जन्मदिन नहीं है भाई। हैप्पी बर्थडे मना लिए, केक कटवाओगे क्या। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तीसरा का डी नंबर बच्चे लगा रहे हैं। नहीं जी, तीसरा का डी नंबर नहीं होगा, तीसरा का सी नंबर होगा। अररिया, अररिया के फारबिसगंज से। ठीक है, अररिया के फारबिसगंज से। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाल पान की बेगम पाठ के रचयिता कौन है। टोटल क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, चौथा का आंसर बताइए। लाल पान की जो बेगम कहानी है, सबसे पहले तो यह जो है एक प्रकार की क्या है, कहानी है। सबसे पहले यह जो है एक प्रकार की कहानी है। तो बोल रहा है कि इस कहानी के जो रचयिता हैं वो कौन है, इस कहानी के रचयिता कौन है। चौथा का बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु, राम कुमार, राजेंद्र प्रसाद या लक्ष्मी नारायण सुधांशु। क्या हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का ए। बच्चे दे रहे हैं ए आंसर, ए। बहुत बढ़िया। राजा, अंकुश, प्रियांशु, प्रिंस, बाबू, बाप रे इतना तेज गति से कमेंट जा रहा है कि मत ही पूछिए, है ना। बहुत बहुत सही, बहुत सही। चलिए लाल पान की बेगम के रचयिता जो है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। एक बार बताइए कि आप सभी लोगों को जितने सारे क्वेश्चन बता रहे हैं वो क्लास में याद हो जा रही है या फिर आपको घर पे जाकर रिवीजन करना पड़ रहा है। आपको क्लास में चीजें याद हो रही है कि फिर इसको दोबारा देखना पड़ रहा है। गुरुजी पार्टी दीजिए, बिल्कुल देंगे भाई, उसके लिए बिल्कुल पीछे नहीं है। बस नंबर ले आओ एक बार अच्छे से, है ना। पार्टी मिलेगी और तगड़ा वाली पार्टी होगी, ऐसे वैसी पार्टी नहीं होगी, तगड़ी वाली पार्टी, तगड़ी। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइए कि जो चीजें यहां पर आप सीख रहे हैं वो एंड टू एंड यहीं पे याद हो जा रहा है या आपको रिवीजन करना पड़ रहा है। बहुत अच्छा सर, याद हो रहा है। यस सर, यस गुरुजी। दोबारा देखना पड़ता है, कोई नहीं, याद हो जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो हो गया 4 नंबर की लाल पान की बेगम पाठ के रचयिता है फणीश्वर नाथ रेणु। अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि रेणु ने किस वर्ष, रेणु जी जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी, वो किस वर्ष जो है स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई है। आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि फणीश्वर नाथ रेणु जो है अपने पढ़ाई को ड्रॉप करके यानी अपने पढ़ाई को छोड़ के जब एक आंदोलन चल रहा था तो उसमें भाग ले लेते हैं और उनके कारण उन्हें 2 वर्षों का जेल भी होना पड़ता है। 2 वर्षों से ज्यादा जो समय है उनको जेल में बिताना पड़ता है। तो यही पूछ रहा है कि रेणु किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1942। 1942। 1942 में क्या हुआ था, 1942 में क्या हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किनके द्वारा हुआ था, तो ये जो हुआ था वो हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, जिन्हें क्या कहा जाता है,
बापू कहा जाता है। कब हुआ था? 1942 में। यानी कि रेणु जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने किसकी उपाधि का त्याग कर दिया था? सत्ता के दमन चक्र के विरोध में जो है रेणु जी ने किस तरीके का जो उपाधि है वो छोड़ दिए थे, उनका त्याग कर दिए थे? इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, 6 नंबर चैप्टर का सही आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्लास को। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। अरे यार बहुत सारे ग्रुप में आप जुड़े होते हैं। मैं एक्चुअली एक बच्चा ऑफिस में मिलने आया था, मैंने उनसे पूछा कि स्टडी मटेरियल वगैरह के लिए और भी कहीं डिपेंड है क्या? तो बोले कि नहीं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप में वो जुड़े हुए थे जो एक एजुकेशनल पर्पस के बनाया गया था। तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे ग्रुप में जुड़े होते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप सभी लोग वैसे ग्रुप में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके साथ में आपके दोस्त, आपके भाई, आपके गांव के लोग जो भी आपके साथ पढ़ते हैं, तो उनको बोल दीजिए कि बेटा तू आजा इस क्लास में। इस क्लास में ऑब्जेक्टिव का 1 शॉट चल रहा है। अगर नहीं पढ़ा आज तो पछताओगे। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ ऑब्जेक्टिव का 1 शॉट नहीं है, इसमें जितने सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूं। ठीक है, तो छठा नंबर क्वेश्चन का सभी लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए अंकुश कुमार, हरिओम शर्मा, अंकुश, प्रभात, कृष्णा, शंकर, बहुत सारे लोग हैं, न जाने बहुत सारे लोग इसका आंसर बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर ए ही हो जाएगा, जो बच्चों के द्वारा बिल्कुल सही दिया जा रहा है, पद्मश्री। ठीक है, कौन सा? पद्मश्री अवार्ड। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि उनकी प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? रेणु जी की प्रमुख जो कृतियां हैं, यानी कि प्रमुख जो रचनाएं हैं, वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मैला आंचल, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रति परिकथा, ऑप्शन नंबर सी दिया है दीर्घ कथा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर जो दिया हुआ है वो सभी। तो बताइए कि रेणु जी के द्वारा जो कृतियां हैं वो कौन है? मैला आंचल है कि प्रति परिकथा है कि दीर्घ कथा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चूंकि मैला आंचल, प्रति कथा और दीर्घ कथा भी टोटल जो कृतियां हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि मैला आंचल जो है, मैला आंचल की वजह से ही रेणु जी को ख्याति प्राप्त हुआ था। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि किस रचना के कारण फणीश्वर नाथ रेणु को ख्याति प्राप्त हुआ था हिंदी साहित्य में? ठीक है, तो बता देना है मैला आंचल। कौन सा? मैला आंचल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा 7वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आ गया है ना, मैंने अभी आपको बता रहा था और वो क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या है क्वेश्चन कि रेणु जी का वास्तविक उदय 1954 में किस उपन्यास से हुआ था? रेणु जी का वास्तविक उदय 1954 में किस उपन्यास से हुआ था? तो अभी आप सभी लोगों ने पढ़ा कि मैला आंचल से। किससे? मैला आंचल से। तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है? आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि लाल पान की बेगम जो है कैसी कहानी है? आंचलिक कहानी है कि चंचलिक कहानी है कि चंचल कहानी है कि कंचन है? बहुत तेज गति से बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत तेज गति से। चलिए लाल पान की बेगम में कैसी कहानी है? तो हो जाएगा आंचलिक कहानी, ऑप्शन नंबर ए। चीजों को लिखते चलिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी हमारी बेगम मनपसंद है? यानी कौन सी कहानी जो है बेगम मनपसंद है? तो हमारा हो जाएगा लाल पान। क्या? लाल पान। ठीक है, लाल पान की बेगम। तो 10 का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लाल पान की बेगम कौन सी परिवेश की कहानी है? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाल पान का जो बेगम है वो किस पे आधारित है, किस परिवेश पे आधारित है, कैसा समाज पे आधारित है? तो लाल पान की जो बेगम है वो ग्रामीण परिवेश पे है। किस पे है? ग्रामीण परिवेश पे। क्योंकि गांव के टोटली जो सीन है,
वो गांव के बारे में दिखाया है कि किस प्रकार से नाच होती है, किस प्रकार से मेले लगते हैं, किस प्रकार से चूल्हा पर जो है खाना बनाया जाता है, किस प्रकार से लोग बैलगाड़ी से घूमने जाते हैं। तो ये सभी चीजें ना गांव को दिखाती है। तो हम लोग लिख देंगे कि लाल पान की बेगम जो है ग्रामीण कहानी है। हमारी पाठ्य पुस्तक में रेणु किस शीर्षक कहानी में शामिल है? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है गोधुली, तो उसमें रेणु जी जो है किस कहानी में अपना धाक जमाए हुए हैं कह सकते हैं, तो वो हो जाएगा लाल पान की बेगम। रेणु जी का जो कहानी है हमारे पाठ्य पुस्तक में वो क्या है? लाल पान की बेगम। तो पहला का 12 नंबर का ए जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? हो जाएगा बिरजू की माँ। बिरजू की माँ को ही तो लाल पान का बेगम कहा गया है जी। कितने लोग कहानी वाले लेक्चर में जुड़े थे? कुछ बच्चे ना कमेंट चैट करने के लिए सिर्फ आते हैं क्लास में। चलिए 13 का ए नंबर ऑप्शन बहुत सही। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र क्या है? मैंने पहले दिन आपको बताया था कि मुख्य पात्र जो है लाल पान की बेगम का वो है बिरजू, बिरजू की माँ, बिरजू की माँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कहीं कहीं किताब में ना गलत दे दिया है, ठीक है, तो उसको सुधार लीजिएगा। और बिरजू की माँ जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र है। इन चीजों को आप याद कर लीजिएगा। बिरजू के बाप सुबह से किस चीज की व्यवस्था में निकला हुआ था? बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन। लॉलीपॉप खाए हैं जी? कितने बच्चे लॉलीपॉप खाए हैं बचपन में? एक चॉकलेट आता था 1 रुपया का, 1 रुपया का। कितने का? 1 रुपया का आता था। और उसमें पीछे ना एक सीटी दिया हुआ रहता था। चॉकलेट खा लो और पीछे सीटी बजाते चलो। कितने लोग खाए हैं? नोट्स कहां पर मिलता है? ग्रुप में भेजा जाता है नोट्स, ठीक है। हम खाए हैं गुरुजी। क्या खाए हैं? क्या 2 रुपया का? अच्छा आप 2 रुपया कर दिया, पहले 1 ही रुपया में मिलता था। चलिए कोई नहीं। तो बड़ा उसी तरीके का लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि बिरजू के बाप सुबह से किस चीज की व्यवस्था में निकले हुए थे? तो वो बैलगाड़ी के लिए निकले हुए थे, बैलगाड़ी के लिए। देखिए इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में फंसाने के लिए क्या दिया हुआ है? मोटर गाड़ी। तो मोटर गाड़ी था नहीं था, उनके पास बैल था और उसके लिए गाड़ी के लिए व्यवस्था करने गए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा बैलगाड़ी, यानी कि 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लाल पान की बेगम गद्य की कौन सी विद्या है? मतलब पूछ रहा है कि लाल पान की जो बेगम हमारे पाठ्य पुस्तक में है, तो क्या वो कहानी है या फिर क्या वो निबंध है, क्या वो उपन्यास है? तो क्या है एक प्रकार का? तो एक प्रकार का हमारा कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 16 का डी, लाल पान की बेगम जो है एक प्रकार का क्या है? कहानी है, ठीक है। चलिए चंपिया और बिरजू किस संबंध से आपस में जुड़े हुए थे? यानी कि लाल पान की बेगम कहानी में जो है चंपिया का वर्णन आता है और बिरजू का वर्णन आता है। तो कहता है कि बिरजू और चंपिया जो थे वो क्या थी, किस मतलब कैसा रिलेशन था उन दोनों के बीच में, किस संबंध में आपस में जुड़े हुए थे? तो वो क्या थे जी? भाई और बहन, यानी सगे भाई थे और सगे बहन, सगे भाई बहन थे, ठीक है। बहुत सारे में आपको चचेरे भाई बहन मिल जाएगा, जो कि ये बिल्कुल गलत है। आपका सगे भाई बहन हो जाएगा। चंपिया और बिरजू अपना भाई बहन थे, सगा था, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू की मां अपने पति को किस रूप में समझती है? यह जो क्वेश्चन है उठाया है उस पार्ट से जहां पर बिरजू की मां गुस्सा रहती है, और गुस्सा रहती है और बोलती है कि हमारे जीवन में कैसा गोबर गणेश पति मिला है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिरजू की मां अपने पति को किस रूप में समझती है? तो हो जाएगा गोबर गणेश के रूप में।
अक्सर ना गांव में जब किसी को गुस्सा आता है, मान लिया जाए कि कोई एक भाई बहन है और भाई को कुछ करने के लिए बोला, उसको नहीं आ रहा है या फिर नहीं हो पाया, तो बोलता है एकदम गोबर गणेश है कि एकदम बकलोल है ना। तो इस तरीके से बिरजू की माँ भी बोलती है कि हमको कैसा गोबर गणेश पति मिला है, कुछ ना करता है, घुमाने के लिए भी बोला उसमें भी लेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बिरजू की माँ अपने पति को जो है गोबर गणेश के रूप में देखती है। टोले मोहल्ले के लोग बिरजू की माँ को क्या कहते थे? टोले मोहल्ले यानी कि गांव के जो लोग थे बिरजू की माँ को क्या कहते थे? तो वो कहते थे लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत साधारण साधारण, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ नहीं आ रहा है। पीडीएफ भिजवाते हैं बाबू, टेंशन नहीं लो। और अगर आप यहाँ अच्छे से क्लास कर लेते तो हमें तो ऐसा लगता है कि पीडीएफ की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती होगी, है ना। क्योंकि हमने पहले आपको ही बोला कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहीं पर तोड़ देते हैं भाई, तो फिर पीडीएफ का तुमको क्या जरूरत पड़ जाता है। लेकिन कोई नहीं, ऐसे भी हम पीडीएफ आपको भिजवा देंगे। एक बोल रहे हैं कि 4 दिन 5 दिन में क्लास होता है, ऐसा है क्या? 4 दिन 5 दिन में क्लास नहीं होता है। हिंदी का क्लास जो था ना 10th वाले चैनल पर हो रही थी और इसकी सूचना आपको दी गई थी हिंदी ग्रामर का। तो इसलिए बोला गया था कि ग्रामर के कॉमन क्लास में जो है सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, इसलिए 9th वाले चैनल पे क्लास नहीं होगी। अगर आप भाई इसमें आपको जानकारी नहीं पहुंच पाई आप तक, तो उसमें गड़बड़ तो है दया, है ना, गड़बड़ तो है। प्रियांशु हेमंत सर मेरा नाम लीजिए। प्रियांशु हेमंत ले लिए भाई, है। चलो पढ़ने पर ध्यान दो इधर। चंपिया बिरजू की कौन थी जी? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो चंपिया थी बिरजू की कौन थी? चंपिया कौन? चंपिया कौन थी? किसका? बिरजू का। तो पूछ रहा है कि यह कौन थी, तो यह क्या थी? बहन। क्या हो जाएगा? ए। 20 का ए, 20 का ए नंबर ऑप्शन। चंपिया क्या थी? बहन थी। किसका? बिरजू का। कुछ है क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है। हमको तो लगता है कि 9th क्लास में अगर आप लोग बैठे तो 100 नंबर में ना, 100 नंबर में 100 नंबर इतना तो आना चाहिए। नहीं, 100 में 100 तो आना चाहिए। चलिए पूछ रहा है कि किस कारण गांव की औरतें जो हैं बिरजू की मां से ईर्ष्या करती थी? मतलब कि क्या वजह था कि गांव की जितनी सारी औरतें थी वो बिरजू की मां से जलन की भावना रखती थी, द्वेष की भावना रखती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन सुखी संपन्न तो थी भाई, है ना। तो किस कारण से? तो संपन्नता के कारण, सुखी संपन्न थी। इस कारण से क्या होता है, अक्सर गाँव के लोग जलते हैं। अगर हम तुम अच्छा कर दो तो गाँव के लोग जलने लगते हैं कि बेटा ये कर कैसे रहा है ना। गाँव के लोग जलने लगते हैं कि आखिर इतना कर कैसे रहा है, साला इसको कुछ तो करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो 21 का जो ए नंबर होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू की माँ क्यों कूद रही थी? बिरजू की जो माँ है क्यों कूद रही थी? यह एक जो है ना, एक मतलब जब गुस्सा थी बिरजू की माँ, वहां से यह क्वेश्चन लिया गया है। क्यों कूद रही थी इन द सेंस कि बिरजू की माँ बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों थी? तो क्यों थी? तो पिता के गाड़ी लेकर ना आने से, यानी कि बिरजू के जो पिताजी थे वो बोले थे कि भाई हम तुम लोग को मेला दिखा देंगे, और उसके लिए जो है बैलगाड़ी लाने गए थे, और शाम हो गया था, अभी तक लौटे नहीं थे, और इस कारण से बिरजू की माँ जो थी बिरजू के पिताजी पर गुस्सा थे। तो बिरजू की माँ क्यों कूद रही थी? तो पिता के गाड़ी लेकर न आने के कारण, यानी कि 22 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस तरीके से चैप्टर अध्याय से, चैप्टर 4 से, यानी कि चैप्टर नंबर 4 से जितने सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे और जो वीवीआई क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हम आप सभी लोगों को करवा दिए। इसमें टोटल 22 क्वेश्चन हुए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस 22 क्वेश्चन के अलावा चौथा नंबर चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन इधर उधर से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस 22 क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपका एक भी अंक ना छूटे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर अध्याय। 5वां नंबर अध्याय क्या था? भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से संवाद फिल्मों तक।
मुख फिल्मों से संवाद फिल्मों तक। इसका अर्थ से लेकर के इसका निबंध में क्या चीजें हैं, इसका क्वेश्चन सब्जेक्टिव यानी कि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वगैरह ये सब कुछ करवाया हुआ था, बस बचा हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आप सभी लोग कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है लेखक से, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई अध्याय अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके का हिंदी का अध्याय पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा, एक बार अवश्य याद करिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो रचनाकार से ही पूछेगा 3 से 4 नंबर का, तो इसलिए रचनाकार पर विशेषकर फोकस करिएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अमृतलाल नागर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था। अमृतलाल नागर कौन थे? तो भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से संवाद फिल्मों तक के निबंधकार थे। सबसे पहले जानेंगे कि यह जो है एक प्रकार का क्या था, निबंध था, एक प्रकार का निबंध था। तो इसके जो निबंधकार थे वो थे अमृतलाल नागर जी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 अगस्त 1916, 17 अगस्त 1916, यानी कि इसका ए नंबर ऑप्शन, पहला का ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बच्चे बोल रहे हैं कि मैं आपके भरोसा पर कोचिंग छोड़ दिया हूं, प्रिंस सर बोले थे कि सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। बिल्कुल आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, और ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं पछताना है कि हम कोचिंग छोड़ दिए हैं तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है, ठीक है। आपका सिलेबस समय पर समाप्त होगा, अच्छे तरीके से समाप्त होगा, और समझा करके जो है आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो पहला का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। अमृतलाल नागर का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि अमृतलाल नागर का जो जन्म हुआ था वो आगरा के कहाँ हुआ था? गोकुलपुरा में हुआ था। आगरा के गोकुलपुरा में हुआ था, आगरा के गोकुलपुरा। लेकिन आपको बता दें कि यह जो है इनका जन्म स्थान था। क्या था? जन्म स्थान था, इनका घर नहीं था। क्यों? क्योंकि गोकुलपुरा जो था इनका ननिहाल था, ठीक है। इनका ननिहाल था, गोकुलपुरा इनका घर नहीं था, इनका ननिहाल था गोकुलपुरा। इनका यह जो थे एक गुजराती थे, यह जो थे एक गुजराती थे जो कि ब्राह्मण परिवार से आते थे, यह एक ब्राह्मण परिवार से आते थे, ठीक है। तो इनका जन्म तो आगरा के गोकुलपुरा में हुआ था, लेकिन यह मूलतः जो थे वो गुजराती थे, गुजराती में ब्राह्मण परिवार से आते थे। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और मराठी और न जाने बहुत सारे भाषाओं का इन्होंने गहन अध्ययन किया था, और काफी अच्छा नॉलेज इसमें थी, ठीक है। चलिए, तो अमृतलाल नागर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि नागर जी जब 19 वर्ष के थे तो उनकी डैश 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 देहांत हो गई थी। आप लोगों ने पढ़ा था कि जब उनकी एज 19 साल की थी तो उनके पिताजी का क्या हो गया था? पिताजी का निधन हो गया था, पिताजी का देहांत हो गया था। तो 3 का जो है हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है अपना कि नागर जी मूलतः क्या थे। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि नागर जी जो मूलतः आगरा वासी नहीं थे, वो गुजरात में के रहने वाले थे, ठीक है। लेकिन उनका जन्म जो हुआ था वो आगरा में हुआ था। तो 4 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नागर जी मूलतः क्या थे? गुजराती थे, ठीक है। नागर जी मूलतः गुजराती थे। तो चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमृत और 20 पर नागर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। अमृत और 20 जो उनकी रचनाएं थी, तो पूछ रहा है कि नागर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी है गोल्ड मेडल, ऑप्शन नंबर सी है नेवल, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर नोबेल पुरस्कार हो जाएगा। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नोबेल पुरस्कार हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन है भारत रत्न। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। अमृत और 20 उनका जो रचना था काफी प्रसिद्ध रचना था, और इसी रचना के कारण उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी 5 का ए नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाए,
ठीक है, चलिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सिनेमा का काम जो है शुरू करने वाले व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? भारत में सिनेमा का काम शुरू करने वाले, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज इस बात को लेकर होते हैं, शुरू करने वाले में अगर पूछा जाए तो कोई और होंगे, लेकिन इसका जो जनक पूछा जाएगा वो कोई और होगा। ठीक है, इसका जो जनक पूछा जाएगा वो कोई और होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के में जो है सिनेमा शुरू करने वाले कौन थे? तो वो थे हमारे साबेदादा। सिनेमा शुरू करने वाले साबेदादा थे, जबकि इनका जो अगर जनक पूछा जाए तो वो हो जाएगा कौन? दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के। ठीक है, दादा साहेब फाल्के। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे क्वेश्चन में कि भारत में सिनेमा शुरू करने वाला पहला व्यक्ति, तो हो जाएगा साबेदादा। अगर पूछे कि जनक कौन है सिनेमा के, तो वो हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। तो ऐसे 6 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत की कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। 4 नंबर से लेकर के 5 नंबर के 6ठा नंबर क्वेश्चन तक, यानी चौथे अध्याय और 5वें अध्याय के 6ठा नंबर क्वेश्चन तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। और एक बच्चे हैं टीच एबिलिटी के नाम से आईडी बनाए हुए हैं, वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं कि हमेशा बोलते हैं कि सिलेबस खत्म होगा। आप हमें ऐसा बताइए कि कभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, हमको आप ऐसा बता दीजिए कि कभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तभी ये पानी पिएंगे। बताइए। नो एनी प्रॉब्लम सर, नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, तो मैथ का पीडीएफ नहीं आता है। ठीक है, मैं एक बार जो भी टीम है पीडीएफ जो भेजती है, मैं उनसे एक बार देखता हूँ, बात करता हूँ क्यों नहीं जा रही है ना, या फिर सिर्फ आपके पास नहीं पहुंच रही है, इस पे मैं बात कर। चलिए, सभी बच्चे लिख रहे हैं, ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किसे माना जाए। देखिए क्वेश्चन आ गया भैया, कंफ्यूज यहीं पे होता है लोग, याद रखिएगा इस बात को। मैंने आपको पहले बोला कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय सिनेमा का शुरुआत किसने किया था, तो वो हो जाएगा साबेदादा। कहां यहाँ पर है साबेदादा? ठीक है, यहां पर हो जाएगा साबेदादा। लेकिन यहां पर मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, मैं बोल रहा हूं कि शुरुआत किसने किया था, तो वो हो जाएगा साबेदादा। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि जनक, यानी कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे, तो वो हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के। यहां पर भी 2 चीजें हैं, एक लिखा हुआ है नाना साहेब फाल्के। देखिएगा बच्चे क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं और मार दिए आंसर, तो उसी के लिए दादा साहेब फाल्के और नाना साहेब फाल्के 2 तरीके का दिया हुआ है कि देखने में सेम लगेगा भैया। तो यहां पर ना ध्यान रखना है, मारना है दादा साहेब फाल्के को। और यदि पूछ दे कि शुरुआत किसने किया था, तो वहां पर मारना है साबेदादा को। ठीक है, साबेदादा को। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहां पर जनक पूछ रहा है, तो जनक जो हो जाएगा वो हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो 8वां नंबर में आते हैं। किशोर साहू की पहली फिल्म कौन सी थी? किशोर साहू की पहली फिल्म कौन सी थी? किशोर साहू की पहली फिल्म कौन सी थी? और इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करके जल्दी से देना है। करिए तो जल्दी से बताइए, देखते हैं कितना आप क्वेश्चन पढ़े थे, कितना अच्छे तरीके से, कितना ध्यान लगा करके पढ़े थे। बताइए कि किशोर साहू की पहली फिल्म कौन सी थी? बहू रानी, बेटी रानी, आला मारा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा किशोर साहू की पहली फिल्म कौन सी थी। 8 का ए बता रहे हैं बहू रानी, 8 का ए बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, 8 का ए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 8 का हमारा बहू रानी हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। किशोर साहू की पहली जो फिल्म थी वो थी बहू रानी। कौन सी फिल्म थी? बहू रानी। तो हमारा 8 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि नागर जी कौन सी फिल्म लिखने के लिए पहली बार कोल्हापुर गए थे? आप सभी लोग पढ़े थे कि नागर जी जब अपना
लेखन का कार्य शुरू कर रहे थे वो कोल्हापुर गए थे, बंबई गए थे, है ना। तो बोल रहा है कि कोल्हापुर जो गए थे वो पहली बार तो किस फिल्म को लिखने के लिए गए थे, किस फिल्म को लिखने के लिए गए थे। चलिए जल्दी से 9 नंबर क्वेश्चन, किस फिल्म को लिखने के लिए गए थे, जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नागर जी कौन सी फिल्म लिखने के लिए पहली बार जो है कोल्हापुर गए थे। कमेंट आना चाहिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। एक बच्चे 9 का डी बता रहे हैं, आला महाराज जी नहीं, बच्चा पार्टी नहीं, सी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। लगता है कि मन से नहीं पढ़े हैं आप लोग, पढ़े होते तो जवाब दे दिए होते। ए बता रहे हैं कुछ लोग, राजा हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राजा हरिश्चंद्र। कौन, अच्छा सी है जी, राजा हरिश्चंद्र। 9 का सी नंबर ऑप्शन, 9 का सी नंबर ऑप्शन। नागर जी कौन सी फिल्म लिखने के लिए पहली बार कोल्हापुर गए थे, तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र, यानी कि 9 का जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सर आरपी पराजय, ठीक है, बी है साबे दादा, सी है फाल्के साहब और डी है इनमें से कोई नहीं। दस का ए डी बी मिक्स किए हुए हैं भाई, 10 का ए बी, 10 का ए। भैया कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, सीआईडी देखे हुए, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलिए 10 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। क्यों, क्योंकि सर आरपीजे पराजय जो थे वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र थे, इंडियन स्टूडेंट थे, ठीक है, कौन, सर आरपी पराजय, ठीक है। तो 10 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहां दिखाया गया था। पहली बार भारतीय सिनेमा कब और कहां दिखाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 जुलाई 1896 को, 6 जुलाई 1896 को बंबई में दिखाया गया था। भारत में पहली सिनेमा जो चली थी वो 6 जुलाई 1896 को बंबई में चला था। कहां में चला था, बंबई में। यही अगर बात करें कि पहली प्रोजेक्टर सिनेमा कब चलाया गया था तो वो हो जाएगा 1897। पहली बार मूवी कब चलाया गया था, यानी पहली बार सिनेमा कब चलाया गया था, तो 6 जुलाई 1896। वहीं अगर बोले कि पहली बार प्रोजेक्टर पर कब दिखाया गया था तो 1897। याद रखिएगा चीजों को, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से पहले मुख्य फिल्म कहां बन रही थी। भारत से पहले जो है मुख्य फिल्में कहां बनी थी, कहां बना था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में। कहां, फ्रांस में। 12 का बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 का बी नंबर ऑप्शन, 12 का बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का था कि भारत में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कौन सा नगर विशेष ख्याति रहा है। यानी कि भारत में अगर देखा जाए तो फिल्म को लेकर के सबसे ज्यादा कौन सा जो शहर है ना वो कह रहा है कि विशेष रहा है, मतलब कि कौन सा जो शहर है वो फेमस रहा है भारतीय फिल्म को लेकर के। तो उसका हमारा सही जवाब हो जाएगा बंबई, सी नंबर ऑप्शन। अब उसको क्या बोला जाता है, मुंबई, क्या, मुंबई। लेकिन पहले क्या बोला जाता था, बंबई, ठीक है। तो 13 का जो है हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक कौन माने जाते थे। पिछले क्वेश्चन में पढ़ा आपने, है ना, कि कौन माने जाते थे, तो दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के, बी नंबर ऑप्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चीजों को याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। आप 9th में ही नहीं आगे भी आपको चल के यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय सिनेमा का जनक किन्हें माना जाता है, तो हो जाएगा दादा साहेब फाल्के को, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी।
कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? साबेदादा की अमृतलाल नागर की मास्टर विट्ठल की मास्टर मिस्टर स्टीवेंसन? बताइए जल्दी से। 15 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 15 का कौन सा आंसर सही होगा? कलकत्ता में जो है स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्टर स्टीवेंसन ने। मिस्टर स्टीवेंसन, मिस्टर स्टीवेंसन। 15 का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन टोटल देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है इसमें। इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 16 नंबर पे आ चुके हैं। अब बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 2 क्वेश्चन है। ठीक है, मात्र 2 क्वेश्चन है, इसको करके जाना है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली फीचर फिल्म कौन थी? भारत की पहली फीचर फिल्म कौन थी? बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है आला मारा, ऑप्शन बी है भक्त पुंडलिक, ऑप्शन सी है लंका दहन और ऑप्शन नंबर डी है महाभारत। तो बताइए कि इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। भारत की पहली फीचर फिल्म कौन थी? भारत की पहली फीचर फिल्म कौन थी? जल्दी जल्दी से बताइए, भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? बी नंबर ऑप्शन 16 का बता रहे हैं। बी बी डी बता रहे हैं। ओके सर, बी सी डी। चलिए बहुत बेहतरीन, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी को टिक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी यानी कौन? भक्त पुंडलिक, भक्त पुंडलिक। ठीक है, जो कि 16 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोलकाता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? अभी हम लोगों ने पढ़ा किसने की थी, तो हो जाएगा मिस्टर स्टीवेंसन या फिर स्टीवेंसन बोल सकते हैं। ठीक है, 17 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मिस्टर स्टीवेंसन या फिर स्टीवेंसन। कोलकाता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा स्टीवेंसन। हमारा लास्ट क्वेश्चन, शुरुआती दौर की फिल्म को लोग क्या कहते थे? लोग हो जाएगा, लोग क्या कहते थे शुरुआती दौर में? यानी कि जब फिल्म भारतीय सिनेमा आई थी तो लोग उसको किस नाम से जानते थे? लोग फिल्म नहीं बोलते थे उसको, लोग सिनेमा नहीं बोलते थे, लोग मूवी नहीं बोलते थे, उसको क्या बोलते थे? बायोस्कोप, नौटंकी, जिंदा तिलस्मात या फीचर? क्या बोलते थे? बताइए जल्दी से कमेंट करके, बताइए सभी लोग कमेंट करके कि इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे? शुरुआती दौर की फिल्म को लोग क्या बोलते थे? बायोस्कोप, नौटंकी, जिंदा तिलस्मात या फिर फीचर? क्या बोलते थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए, है ना। ए नंबर ऑप्शन सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। अरे यार बड़ा ध्यान से पढ़े हैं लगता है आप लोग, है ना, बहुत ध्यान दे करके पढ़े हैं। बायोस्कोप बोलते थे, ऑप्शन नंबर ए। शुरुआती दौर में फिल्म को क्या बोलते थे? बायोस्कोप। देखो रे, चलो रे बायोस्कोप देखने चलते हैं। कौची चल रहा है? हो तो बायोस्कोप चल रहा है। अब बोलता है कौची, कौची चल रहा है? तो मूवी। समझ रहे हैं, सिनेमा अब नहीं बोलता है, बोलता है कि मूवी चल रहा है। मूवी देखने चलोगे क्या? अब लोग घर के टीवी में मूवी नहीं देखते हैं, सिनेमा हॉल में मूवी देखते हैं। अभी एक मूवी आया हुआ है ना, हम लोग उसको देखने के लिए दूर दूर से जा रहे हैं अपने टाउन में। काहे कि अगर घर का इंतजार करेंगे तो लेट हो जाएगा ना, तो ये चलते सिनेमा में चलते हैं, ऐसा लोग सोच रहे हैं। 200-300 रुपया वसूला जाता है। कितना? 300, 400, और लोग सिनेमा जा करके देख रहे हैं। लेकिन आप लोगों का बैच अगर 199 का रख दिया जाए तो बोलेंगे कि ये सर इसमें 50 रुपया डिस्काउंट नहीं हो जाएगा? नहीं सब मूवी का नाम लिखने लगे, समझिए। थोड़ा सा हम क्या बोले, मूवी का नाम सबके जुबान पे आ गया, है ना। और मैं चाहता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आंसर जुबान पे आ जाए। मैं चाहता हूं कि ऐसा जहां से भी चैप्टर से पूछ दे क्वेश्चन, वहां से आपका नाम आ जाए। पुष्पा 2 झुकेगा नहीं साला। क्लास इज वेरी नाइस एंड थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। लेकिन क्लास खत्म नहीं हुआ है, 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट अपना बहुमूल्य समय दे दीजिए, तब ये जाइएगा क्या। चलिए बढ़िया। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि आज आप सभी लोगों को आज का क्लास कैसा लगा।
और क्या चीजें समझ में आई, नहीं आई, अगर नहीं आई तो कहां पर नहीं आई, ठीक है, एक कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न में आप अटक रहे हो, तो उसको प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। लाइव चैट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहां से चीजें समझ में नहीं आई। और एक बार क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में जाके, एक लाइव चैट होता है तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, कमेंट में जाके बताइएगा कि आप सभी लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। अपना अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि आगे के क्लास लाने में हमको मोटिवेशन मिले और अच्छे तरीके से आप सभी लोगों के लिए ऊर्जावान होकर के पढ़ा सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, यानी कि किसी नेक्स्ट लेक्चर मतलब 6ठा नंबर, कौन सा 6ठा नंबर चैप्टर। एक बार अपने किताब में देख लीजिएगा पहले, हमको लाने से पहले चीजें ज्यादा समझ में आएगी, आपके लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो 6ठा नंबर चैप्टर आप लोग एक बार किताब में देख लीजिएगा कि कैसे है, क्या है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, जीवनी है, संजीवनी है, क्या है, उसको एक बार देख के आइएगा तो मजा आ जाएगा क्लास में, ठीक है। तब अपना अपना रैंकिंग निकाले लगे हैं। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और एक बार कमेंट में करके बताइएगा कि आपको आज का क्लास